तो वेलकम स्टूडेंट टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम जो चीज़ बात करने वाले हैं उसकी करने वाले हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ आएंगे, लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप अपने पूरे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सिक्योर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो रिटन एग्ज़ाम की बात करेंगे हम लोग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम नहीं है, मतलब ईजी एग्ज़ाम है, बट यू कैन क्वालिफाई बाय डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, इसका ग्रेड पे क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, माइनस मार्किंग क्या है, कितने स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये पूरी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसका मैंने एक ऑफिशियल पीडीएफ लिया हुआ है ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर हर कहीं पर अलग अलग तरीके से मिसमैच डिटेल्स दी जाती हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको कंफ्यूज ना होकर हमको जो एक्चुअल थिंग्स है उस पर फोकस करते हुए इसकी पीडीएफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका रिक्रूटमेंट करती है। जो वैकेंसी है ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी का जो नाम है वो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025, इसी साल की वैकेंसी है ये। ठीक है, तो जनरल डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गैस्टेड पोस्ट है। ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, मिनिस्टर लेवल की पोस्ट नहीं है ये। इसका जो पे स्केल स्टार्ट हो रहा है लेवल 7 दे रहे हैं यहाँ पर, ₹44,900 से लेके 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए कितनी है, कैटेगरीज वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। तो हम लोग समझते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए 1537, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 4422, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 946, एससी के लिए 566, एसटी के लिए 226 और टोटल जो वैकेंसी है वो 3717 वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल जितनी वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 3717। इसकी जो जनरल क्वालिफिकेशन ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, इसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, इसमें जस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल टू गो थ्रू दिस वैकेंसी। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जिनकी एक स्पेसिफिक तैयारी के साथ में उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो नो नीड टू वरीड अबाउट इट कि हर कोई ये फॉर्म भरेगा और सबके सिलेक्शन मैक्सिमम जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। एक बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बहुत हाई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। इस एग्ज़ाम की खासियत हमेशा से ये रही है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपने पीजीडीसीए किया हुआ है तो वेल एंड गुड। आप कोई भी एक डिप्लोमा किया हुआ है दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि हर जगह पे कंप्यूटर अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो यू मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास में होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल, ये होना ही चाहिए वहाँ पर। ठीक है, एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर 18 टू 27 ईयर्स। 10/8/2025 के दौरान आपकी लगभग 27 ईयर्स होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अपर एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल बाय 5 ईयर्स, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है एससी कैटेगरी में, और ओबीसीज में दिया हुआ है 3 ईयर का रिलैक्सेशन। इट्स मीन टू से ओबीसी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 27 साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को 30 साल तक दे सकते हैं, और एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे इस एग्ज़ाम को 32 ईयर्स तक दे सकते हैं। अपर एज लिमिट जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनकी एज लिमिट 40 ईयर्स तक दी हुई है। दिस इज अबाउट द डिपार्टमेंटल्स। ओके, ना अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो वैकेंसी है इसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो वी जस्ट ट्राई टू टॉक अबाउट इट।
तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि एग्जाम का फॉर्म फिल करना अलग चीज़ है और एग्जाम की प्रिपरेशन एक अलग पैटर्न होता है। टायर वन और टायर 2 के पैटर्न में एग्जाम होता है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज आएंगे जो 5 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, टायर 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, माइनस मार्किंग भी मैं बताऊंगा उस बारे में भी आपको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, 100 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस ऑफ 1, हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। तो टोटल 1 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें, मार्क्स है 100, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने हैं 100। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, हर एक जो एग्जाम है लगभग 5 है इसमें, तो ईच इज ऑफ 20 मार्क्स, हर एक कितने कितने का है, 20 मार्क्स का है। जैसे मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स भी 20 मार्क्स का, जनरल स्टडीज भी 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी 20 मार्क्स का, रीजनेबल लॉजिकल एप्टीट्यूड भी 20 मार्क्स का और इंग्लिश भी 20 मार्क्स का है। अंडरस्टैंड, इसमें उनसे कितने हो रहे हैं हमें, 20 इंटू 5 दैट्स कॉल्ड 100 मार्क्स के। इज इट क्लियर, कितने मार्क्स के हो गए हमारे पास में, ये 100 मार्क्स के हो गए। तो अब इसके बाद हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड, ये नहीं कि हम कुछ भी लगा कर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर माइनस मार्किंग 1/4 है। माइनस मार्किंग बात करूंगा मैं, करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, जो भी चीज़ें पिछले 1 साल के अंदर हुई हैं, कई बार बोला जाता है कि 6 महीने में हुई हैं, बट आई सजेस्ट यू कि मैंने पिछले एग्जाम्स में जो भी रिव्यूज़ देखे हैं या जो भी पैटर्न देखा है, पिछले 12 महीने का जनरल नॉलेज पूछा जाता है लास्ट 12 मंथ्स का। हम लोग जनरल स्टडीज़ की बात करें, जनरल स्टडीज़ को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपकी पूरी मैथ्स आ रही है, यहाँ पे मैथ्स आती है आपकी। मैथ्स किस लेवल की आती है, सिर्फ 10th लेवल तक की मैथ्स आती है, अप टू 10th लेवल, अप टू 10th लेवल तक की आपकी मैथमेटिक्स आती है इसमें। ठीक है, नाउ रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। उसमें भी आपको मैं सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगा कि रीजनिंग किस लेवल की आती है और इंग्लिश किस लेवल का आता है। अंडरस्टैंड, तो ये हो गया टायर 1 एग्जाम के लिए। किसके लिए हो गया ये, टायर 1 एग्जाम के अंदर जो पहला एग्जाम आप देंगे, 1 घंटे का एग्जाम देंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 100 एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का, हर एक क्वेश्चन लगभग 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग 1/4, 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/4 का मतलब क्या होगा कि आपने 4 आंसर सही किए, 4 आपने टिक कर दिए, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। अंडरस्टैंड, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दैट थिंग्स। आपको वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं करानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस मार्किंग में समटाइम्स क्या होता है कि मार्क्स माइनस में भी चले जाते हैं बच्चों के। और सिलेक्शन जब होते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे पॉइंट मार्क्स से सिलेक्शन करवा लेते हैं अपना, पॉइंट मार्क्स से। तो वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ टायर 1। टायर 2 के अंदर हम लोग समझ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, 50 मार्क्स का पेपर है ये। ठीक है, इसके लिए भी लगभग हमें 1 घंटा मिल रहा है यहाँ पर। डिस्क्रिप्टिव के लिए कितना मिल रहा है हमको, लगभग 1 घंटा मिल रहा है यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्टिव में 50 मार्क्स का पेपर है, टोटल कितना मिल रहा है इसमें, 1 आवर, मार्क्स 150 हो जाएंगे यहाँ पर। इसमें ऐसे आएगा 20 मार्क्स का निबंध, एंड दैट मस्ट बी इन इंग्लिश। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। 20 मार्क्स का ऐसे ऐसे हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी टाइप का आपको ऐसे लिखना है जो 10th 12th में हमने पढ़ा हुआ है ना, ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग्स होती हैं, दैट वी हैव टू राइट डाउन। इंग्लिश कंप्रेशन आएगा, बहुत ही ईजी होता है इंग्लिश कंप्रेशन। हम अपनी क्लासेस में इसको अटेंड करेंगे कि इंग्लिश कंप्रेशन कैसे सॉल्व होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे 10-10 मार्क्स के। कुछ जनरल आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे जो अभी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, वो कोई
2 क्वेश्चन आपको 10-10 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज एसेट्रा, ठीक है, करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं आया कि आपको पर्टिकुलर कोई सिलेबस पढ़ना है, ये सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सपोज बोल देंगे जस्ट राइट डाउन द ऐसे ऑन द कश्मीर इशू पे आपको कोई ऐसे लिखना है, ठीक है, पॉलिटिकल इन इंडिया, इलेक्शंस इन इंडिया बोल दें, स्पोर्ट्स के बारे में हो जाए, व्हाट काइंड ऑफ क्राइटेरियाज गोज इन द स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, उसका मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। जनरली अभी हम इसके अंदर ये समझना चाह रहे हैं कि एग्जाम है क्या, किस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड? आगे तो बढ़ते हैं। इंटरव्यू टायर 3 है, मतलब टायर 1, जिसमें आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 क्वेश्चंस टायर 1 के अंदर। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टायर 2 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर हो रहा है जो 50 नंबर का है। कुल मिला के आपको इसमें ऐसे लिखना आना चाहिए, एंड ऐसे जो भी हैं आपके करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल इशूज से रिलेटेड रहेंगे। टायर 3 इंटरव्यू रहेगा यहाँ पे आपका। एज लिमिट्स में आपको इसके अंदर बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल हम लोग आगे की तरफ समझेंगे। कि एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें हम लोग, तो एग्ज़ाम सेंटर लगभग इंडिया की हर स्टेट के अंदर और उसकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली आई एम फ्रॉम एमपी, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, और मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सेंटर हैं यहाँ पर। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड हो गया हमारे पास में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी इस बार जम्मू कश्मीर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे इतने सेंटर्स हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अंडरस्टैंड? चंडीगढ़ हो गया यहाँ पे, दिल्ली, लद्दाख, महाराष्ट्र, सिक्किम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास में कौन कौन से आ रहे हैं एरिए, भोपाल एग्ज़ाम सेंटर है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, उज्जैन, सारे के सारे बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम सेंटर हैं और सभी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं यहाँ पर। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कुछ विज़िट कर सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे भोपाल भी आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टूरिस्ट प्लेस है, भोपाल भी अच्छा है। ग्वालियर इज़ ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस, इंदौर तो बहुत अच्छा है ही, मिनी बॉम्बे, जबलपुर, सतना और उज्जैन। तो अब आपको इस सेंटर के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने हैं। इट्स वेरी गुड, ठीक है। गुजरात के अंदर आनंद, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी को बाहर घूमने की ज़रूरत है तो गोवा सेंटर डाल सकता है यहाँ पे, तो गोवा भी घुमा सकता है एग्ज़ाम के देते देते, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अनदर थिंग्स। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात हो गई कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारी स्टेट्स हैं सबके अंदर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। Now, while filling in the online application form, the applicant should carefully decide about his her choice of the city. जब फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ आप ध्यान से इसके सेंटर डालिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे जल्दबाजी में एग्जाम सेंटर अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देते हैं और आखिरी में जाके दूर डिस्टेंस पड़ता है तो एग्जाम दे नहीं पाते, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की मैं बात कर दूंगा आपको, जो जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसके अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग डेट्स इसकी स्टार्ट हुई है 19/7/2025, लास्ट डेट इसकी आ गई है आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 10 अगस्त 2025, ठीक है। आप इसमें जो भी पेमेंट्स कर सकते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो एवरीबडी नोज अबाउट इट जनरली, ठीक है। कुछ जो चीज़ें आपको चाहिए रहेंगी बिफोर स्टार्ट टू व्यू फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बिफोर स्टार्ट फिलिंग अप द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, द कैंडिडेट कीप डिटेल्स, आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड आता है, ओटीपीज आते हैं आपके, लास्ट तक आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर काम करेगा। अंडरस्टैंड? आपका ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये इसको कैजुअली मत लीजिएगा, क्योंकि लगभग 30 लाख फॉर्म फिल होंगे इसमें, 25 से 30 लाख फॉर्म इसके अंदर फिल होंगे। समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम किसी की भी आईडी डाल देते हैं, किसी का मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ओटीपी तो उस समय मिल जाता है, फॉर्म उस समय फिल हो जाता है, बट बाद में जब हम लोगों को एडमिट कार्ड की बात आती है या सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो प्लीज़ आप अपना पर्सनल एक ईमेल आईडी बना लीजिए और
फ़ोन नंबर वही रखिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ शुड बी, आपकी फ़ोटोग्राफ वो रखिएगा आप जो आपकी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ हो, और आखिरी तक वही फ़ोटोग्राफ चलनी चाहिए, नहीं तो वेरिफिकेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। नहीं कि तुरंत में फ़ोटो खींच लिया हमने और तुरंत में फ़ोटो खींचने के बाद हमने ये बोल दिया कि भैया अब अगली बार वो फ़ोटो हमारी चेंज हो गई, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट एक फ़िक्स्ड ईमेल आईडी रखिएगा आपका, फ़िक्स फ़ोन नंबर रखिएगा इसमें, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई यहाँ पर कि आपकी जो फ़ोटो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और रिसेंट होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर्स लगेंगे, सिग्नेचर्स का भी ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर हर कुछ मत करिएगा। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो सिग्नेचर के अंदर भी आप एक फिक्स्ड फॉर्म में एक फॉर्मेट रखिएगा ताकि पर्टिकुलर सिग्नेचर आपका आखिरी तक चलता रहे। नहीं समटाइम्स क्या होता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम वेरिफिकेशन के जब सिग्नेचर वाले आते हैं तो हमको बार बार एग्जाम में सिग्नेचर चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर वैलिड आईडी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आधार कार्ड आपका वैलिड आईडी प्रूफ है, ठीक है। आधार कार्ड की आप यहाँ पे हार्ड कॉपी रखिएगा लेमिनेट करवाकर। सर्टिफिकेट मार्कशीट्स पर्टेनिंग क्लास 10th और 12th ग्रेजुएशन पीजी, आपने अगर 10th क्लास किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट भी रखिएगा आप साथ में, 12th की, ग्रेजुएशन की और पीजी की। इसके बाद में हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट शुड हैव, मैं पहले बोल चुका हूँ कि पर्सनल आईडी आपके पास में होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लगभग जो 5 लाख कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिल करेंगे, या तो वो ईमेल आईडी भूल जाते हैं या फिर उनका मोबाइल नंबर किसी और का डाला होता है, तो लगभग 5 लाख एप्लीकेशन तो इसी कारण से रिजेक्ट हो जाती हैं। और कुछ बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते इसी वजह से, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद यानी इश्यूज़ बहुत आते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। फॉर्म फिल करने के बाद कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ऑनलाइन बता सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं आपको, सारे कैंडिडेट जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनकी फ़ीस है 550 रुपीज़, ठीक है। और मेल कैंडिडेट्स ऑफ UR, EWS एंड OBC कैटेगरी एग्जामिनेशन फीस 100 इन एडिशनल टू रिक्रूटमेंट, प्रोसेसिंग चार्ज 550, दैट इज़ 650 रुपीज़ यहाँ पे फीस रहेगी टोटल, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट SC कैटेगरीज की हैं, दोज एक्स सर्विस मैन हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़, हाउएवर दे विल बी हैव टू पे रिक्रूटमेंट फीस प्रोसेसिंग चार्ज 550, लगभग 650 के आसपास यहाँ पे आपकी फ़ीस लग रही है, 650 रुपये के आसपास, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, जैसे आप पेमेंट करेंगे उसमें ऑनलाइन लिंक रहती है, फ़ोनपे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, ठीक है। आपका सिलेबस का निकालो। क्लोजिंग डेट बता चुका हूँ मैं, क्लोजिंग डेट है 10/8, याद रखिएगा। इसकी क्लोजिंग डेट कितनी है 10/8/2025। इसके पहले आप फॉर्म डाल दीजिए, लास्ट में लाइंस कंजेशन होता है बहुत ज़्यादा, तो लास्ट में फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, इसलिए जितना जल्दी हो जाए फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट कमिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ आ रहे हैं। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई विल ट्राइंग टू डिस्कस विथ यू ताकि कुछ रह ना जाए। मोबाइल फ़ोन्स मत लेके जाइएगा, कोई भी गलत डिटेल मत भरिएगा फॉर्म में, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और वेरिफिकेशन होगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू यू टू गेट वेरीफाइड, होने में दिक्कत आती है यहाँ पर, ठीक है। आपका एक अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे भरवाया जाएगा, ठीक है, दैट इज़ द थिंग्स। तो ये कुछ क्या थी बेसिक डिटेल्स थी IB का जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, इसकी जो सिलेबस की फर्दर डिटेल्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो अभी इतना ही इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा मैं पूरे सिलेबस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके हर सिलेबस के अंदर से, हर सब्जेक्ट के अंदर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आई विल मेंशन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।